आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 18 रिस्क मैनेजमेंट, जो ईएसजी का है। चैप्टर अगर आप देखने जाओगे तो चैप्टर बहुत बड़ा है और एक ही चैप्टर का वेटेज भी आपको पता है अप्रॉक्सीमेट 20 मार्क्स का एक चैप्टर का वेटेज है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ईएसजी में, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से ही पढ़ के जाना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर दे। क्या होता है, तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो आप कोई भी बिजनेस करोगे ना, तो हर बिजनेस में एक रिस्क है। अब वो चाहे रिस्क आप फाइनेंशियल ले लो, या फिर आपको कॉम्पिटिटर जो बहुत सारे मिल रहे हैं वो ले लो, या तो फिर आपके आजू बाजू जो कस्टमर है शायद उसका टेस्ट आपके प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं होगा, वो एक रिस्क है। गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, वो रिस्क है। तो आप कुछ भी बिजनेस करोगे ना, वो एक बिजनेस रिस्क फैक्टर को तो कैरी करता ही है। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। सो द फ्रेज रिस्क मैनेजमेंट इज यूज टू रिफर to the procedure that help the organization identify, understanding, assessing and managing their risk will increase the likelihood of their success while minimizing the consequences and the chances of failure. देखो रिस्क मैनेजमेंट करना मतलब क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ढूंढो पहले रिस्क क्या है, रिस्क को समझो, अंडरस्टैंडिंग, ओके, असेसिंग कि भाई ये कितना लॉस करवाएगा मुझे, और मैनेजिंग कैसे ये रिस्क को मैं मैनेज करूँ। ये चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, अगर आप ये कर रहे हो तो इससे क्या होगा, आपका जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है जो हो सकता है वो कम हो जाएगा, और आपकी जो फेलियर की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और आपका सक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा। दिस इज नथिंग बट अ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, now, effective risk management helps a company or organization validate its compliance with the corporate governance principle and reassures shareholders, customer, employees, other stakeholders, and society at large that a business is being managed properly governing principle. देखो क्या है, अगर आप अच्छे से बिजनेस को रिस्क मैनेज कर रहे हो तो आप शेयर होल्डर के लिए भी अच्छा काम कर रहे हो, कस्टमर एम्प्लॉयज़ के लिए भी सही हो रहा है, और अदर स्टेक होल्डर के लिए, और अल्टीमेटली सोसाइटी एट लार्ज को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज आपका बिजनेस सही चल रहा है और आपके बिजनेस में रिस्क को आपने बहुत सही तरीके से समझा है और उसको बहुत सही तरीके से आप उसको मैनेज भी कर रहे हो। ठीक है, अब अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूं तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो देखो इन द लॉन्ग रन रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज सेव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर फायर फाइटिंग। इट क्रिएट्स अ सॉलिड कंटिजेंसी प्लान। अगर आप रिस्क को सही तरीके से मैनेज करोगे ना, तो जो कंसिक्वेंसेस होगा, फिर वो रिस्क को हटाने के लिए जो खर्चा करोगे, उससे बेटर तो कम पैसे में आप रिस्क मैनेज कर लो। बराबर। दूसरा, इट कैन एड इन मेकिंग द प्लान्स एंड गेटिंग रेडी फॉर द चांसेस दैट प्रेजेंट देमसेल्व्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट और बिजनेस। आपको ये रेडी कर रहे हैं कि भाई ये रिस्क आएगा तो आप रेडी रहो, आपको पता है उस टाइम पर रिस्क अगर आया तो आपको क्या करना है। तीसरा, strategic and corporate planning is enhanced by risk management by reducing the legal action or avoiding the breakage. It lower the cost. अगर आप सही तरीके से बिजनेस में रिस्क को मैनेज कर रहे हो तो आप लीगल कंसिक्वेंसेस, कोई केस वेस होगा उसके खर्चे आप कम कर रहे हो या हटा रहे हो, या तो फिर आपके ओवरऑल कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर रिस्क मैनेज नहीं किया तो कल वही चीज़ खर्चा बन के सामने खड़ी रहेगी। It establishes a greater dependability among the interested parties resulting in increased reputation. आप अच्छे से रिस्क मैनेज कर रहे हो तो भाई आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी अच्छी होगी, कि आपको मतलब ऐसा होगा कि हाँ भाई मार्केट में आपका नाम हो रहा है कि इतनी नेगेटिव चीज़ें हो रही है, कोविड हो गया या नेगेटिव इम्पैक्ट है यार, मार्केट में रिसेशन है, बट आपके बिजनेस को अफेक्ट नहीं हो रहा है। रिलायबल रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर कंफर्ट सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर अक्रॉस द एंटायर फर्म। ठीक है, आपको एक रिलायबल प्लेयर मानेंगे, रिलायबल कंपनी मानेंगे कि भाई आप एक रिलायबल कंपनी हो, तो आपके साथ बिजनेस करना, आपके साथ डील करना बहुत सही है। नाउ अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो स्टेप्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, तो पहला आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है रिस्क एनालिसिस, फिर एक आता है रिस्क असेसमेंट, और एक होता है हैंडलिंग ऑफ द रिस्क। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करना, सही तरीके से ढूंढना। रिस्क का एनालिसिस का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, आप देखो क्या हो रहा है। रिस्क असेसमेंट का मतलब होता है टू फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क, और हैंडलिंग मतलब कैसे रिस्क को आप मैनेज करने वाले हो। हर एक को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। देखो पहले तो रिस्क पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि हाँ ये रिस्क है मेरे बिजनेस के लिए। अगर कल कोई 4 कॉम्पिटिटर पैदा होते हैं तो भाई मुझे समझना पड़ेगा कि येस दिस इज द रिस्की पार्ट फॉर माई बिजनेस। जब तक मैं रिस्क को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ मैं उसको मैनेज कैसे करूँगा, तो पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो
Effective risk management depends on the accurate identification. Hence, this is the first stage of the risk management strategy. मैंने क्या बोला? Accurate risk identify करने को आना चाहिए. आपको properly पता होना चाहिए कि भाई ये risk है. Risk manager will not be able to control these unidentified risks if they are unsuccessful in recognizing all the potential losses or gains that pose a threat to the firm. अगर आपको कोई रिस्क लगा ही नहीं, आपने ढूंढा ही नहीं और वो रिस्क आपकी बैंड बजा के चला गया, तो फिर यार रिस्क मैनेजमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं है. मतलब आप रिस्क को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो तो यार कैसे चलेगा फिर. क्लासिफाइंग ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क बेस्ड ऑन देयर वेरियस कैटेगरीज इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. एस्टैब्लिशिंग द एसेंशियल सर्वेलेंस एरियाज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड of the organization is the first stage in the planning the implementation of the risk management function. सबसे पहला रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो होता है उसका सबसे पहला स्टेज होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना. जब तक आप रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा आगे. देन स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफिकेशन टास्क मस्ट बी डेलीगेटेड टू द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज़. कुछ इसके लिए स्पेशल टीम बनाते हैं, कुछ स्पेशल एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट खोल लेते हैं कि भाई रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और रिस्क को हैंडल भी करना पड़ेगा आगे. ओके अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन की भी देखो एक प्रोसेस है. तो सबसे पहले होता है, पहले तो मैं रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करूँ, क्योंकि आज समझो अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ मुझे रिस्क ढूंढने ही नहीं आ रहा है. ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम होता है ना. कोई पूछेगा तुम्हारे बिजनेस में रिस्क क्या है, तो तुम बोलोगे रिस्क ढूंढ, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या रिस्क है. तो रिस्क ढूंढते कैसे है. तो पहला है क्रिएटिंग सिस्टमैटिक प्रोसेस, देन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, अप्लाइंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिस्क, देन एनालिसिस एंड रिव्यू. आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो करो, आप रिस्क को ढूंढ सकते हो. ठीक है, 5 स्टेप्स को फॉलो करना है एंड यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द रिस्क. ठीक है, तो पहला क्या करना है, क्रिएटिंग ए सिस्टमैटिक प्रोसेस. द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शुड बिगिन विद द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड द सक्सेस फैक्टर. अब जैसे समझो मैं कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ ना, ये प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है जो मुझे काम आएंगे. तो पहले वो ढूंढो. ठीक है. दूसरा, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस रिसोर्सेज. रिलायबल एंड हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट. फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि देखो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये मेरे सक्सेस फैक्टर है, इससे रिलेटेड ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है. कि जैसे मेरा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मेरे सक्सेस फैक्टर है जो मुझे मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा. थर्ड, अप्लाइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स. अभी देखो क्या लिखा है, द चॉइस ऑफ द बेस्ट सूटेबल टेक्निक विल डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द रिस्क एंड एक्टिविटीज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल मेच्योरिटी. देखो अलग अलग टेक्निक लोग यूज़ करते हैं. कुछ लोग देखते हैं कि भाई सिमिलर कॉम्पिटिटर भी यही रिस्क फेस कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ. कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं फॉरेन कंट्रीज़ में ये रिस्क आ रहे हैं तो समझो मेरी इंडस्ट्री में भी ये है, भले कंट्री अलग है तो क्या होगा, मेरे लिए भी ये रिस्क है. अलग अलग तरीके हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करने के. आपको ये देखना है आपके लिए बेस्ट टूल, सही टेक्निक क्या है. फोर्थ, डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क. रिस्क को डॉक्यूमेंट करो, उसको रिकॉर्ड्स बनाओ, रजिस्टर में एंट्री करो, फाइल्स बनाओ, रिकॉर्ड्स मेंटेन करो. क्यों, कल उठ के आगे एनालिसिस रिसर्च के लिए भी ये काम आएगा. ओके. एंड असेसिंग द प्रोसेस इफेक्टिवनेस. फिर आप जो भी पॉलिसी बनाओगे इम्प्लीमेंट करोगे, फिर देखो कि क्या ये जो मैंने तरीका रिस्क आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किया है, क्या ये तरीका सही है, क्या ये तरीका इफेक्टिव है, क्या इससे मेरे को रिजल्ट मिला. इसका रिव्यू भी करना है. और रिव्यू करने में आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं यार ये तरीका सही नहीं है, इससे तो कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, चेंज द मेथड. आप गलत टेक्निक को यूज़ करके रिस्क आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते. ओके. अब एक आता है रिस्क को एनालिसिस करना, रिस्क एनालिसिस बोलते हैं हम जिसको. तो द एनालिसिस ऑफ द रिस्क विच कम्स आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर. तो आइडेंटिफाई तो मैंने कर लिया, अब मुझे एनालिसिस करना है. एनालिसिस में मैं क्या करूंगा, एड्स इन द डिटेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इश्यूज दैट कुड जियोपैराडाइज इंपॉर्टेंट बिजनेस एफर्ट्स और प्रोजेक्ट्स. To do a risk analysis, the first list the potential danger and then calculate the likelihood that they will come to pass. पहले तो क्या क्या डेंजर्स है वो ढूंढो और कैलकुलेट करो कि कितनी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है मुझे. द एनालिसिस ऑट टू बी इम्पार्शियल एंड सेक्टर स्पेसिफिक. अगर आप ऑटोमोबाइल है तो आपके लिए सेक्टर या फैक्टर अलग होगा. अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री में हो तो आपके लिए रिस्क फैक्टर अलग होगा. सबको सेम रिस्क फैक्टर आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री
चेंज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सेमीकंडक्टर एक रिस्क फैक्टर है कि भाई नहीं मिलेगा या महंगा है या इंडिया में नहीं बनते या जो भी प्रॉब्लम्स है, सबके लिए अलग है। द सिनारियो बेस्ड एनालिसिस में बी यूज inside the industry, taking into the account potential outcome and alternative strategies for achieving the specified goal. Risk analysis can be difficult since it calls for the use of specific data, including project plans, financial data, security measures, marketing projection, and other पर्टिनेंट डेटा। देखो अलग अलग टाइप के रिस्क जब आप एनालिसिस करोगे तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा आपको सही रिजल्ट दे यार, हमेशा वो सक्सेसफुल ही हो। कभी कभी आपके एनालिसिस कैलकुलेशन भी गलत हो सकते हैं। हावेवर इट इज़ अ क्रूशियल टूल फॉर प्लानिंग एंड वन दैट कुड सेव टाइम, मनी एंड रेपुटेशन। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि ज़रूरी नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट से। तो आप सोचोगे जब 100% श्योरिटी नहीं है तो मेहनत क्यों करना है। देखो इसका ये मतलब नहीं होता आप मेहनत करना बंद कर दोगे, आपको मेहनत तो फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क एनालिसिस करने के बाद मैं थोड़ा 50% भी अगर रिस्क कम कर सकता हूँ तो मेरे लिए अच्छी है, रादर देन फेसिंग 100% रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस। अब रिस्क एनालिसिस की प्रोसेस क्या है, तो पहला होता है आइडेंटिफाई थ्रेट्स और दूसरा होता है एस्टिमेट रिस्क। रिस्क एनालिसिस में दो चीज़ें कवर होती है, पहले तो आपको थ्रेट्स ढूंढने हैं और एक उसका एस्टिमेटेड रिस्क देखना है कि ये कितना रिस्क आपको देने वाला है। अब आइडेंटिफाई थ्रेट्स, देखो थ्रेट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक दो थ्रेट नहीं है भाई, बिजनेस के अंदर बहुत सारे टाइप के थ्रेट्स है। पहला ह्यूमन, इलनेस, डेथ, इंजरी और अदर लॉस ऑफ की इंडिविजुअल। जो आपकी कंपनी का बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय था, सीईओ सीएफओ था यार, उसकी डेथ हो गई, जिसके भरोसे कंपनी इधर तक गया है, आगे गया है, सक्सेस मिला है। ठीक है, ऑपरेशनल, डिसरप्शन टू सप्लाईज एंड द ऑपरेशन, लॉस ऑफ एक्सेस टू एसेंशियल असेट्स और फेलियर इन डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर, तो जैसे मेरा सप्लाई बंद हो गया, मेरा कोई सबसे बड़ा जो मेरे को रॉ मटेरियल सप्लायर था वो बंद हो गया, भाग गया किधर, लफड़ा हो गया ना मेरे लिए। तो रेपुटेशनल, लॉस ऑफ द कस्टमर और एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस और डैमेज टू द मार्केट रेपुटेशन, आपकी गुडविल खराब हो रही है, रेपुटेशन धीरे धीरे डाउन हो रही है, तो ये भी एक टाइप का रिस्क है। प्रोसीजरल, फेलियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल सिस्टम और कंट्रोल और फ्रॉम फ्रॉड। मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड निकल ही रहे, तो समझ नहीं रहा यार कंपनी को सारे एम्प्लॉयज़ लूटने आए क्या मेरे को। ठीक है, प्रोजेक्ट, गोइंग ओवर बजट, टेकिंग टू लॉन्ग ऑन की टास्क और एक्सपीरियंसिंग इश्यूज दैट प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी। मतलब बजट सोचा था ये प्रोजेक्ट के लिए 5 लाख का खर्चा करूंगा, मस्ती मस्ती में 8 लाख का खर्चा हो गया। अब आप बोलोगे ठीक है हो गया, अरे बट ऐसा थोड़ी चलता है, बजट नाम की चीज़ होती है ना। आप कहीं ट्रिप पे भी जाते हो तो एक बजट डिसाइड करके चलते हो ना। देन टेकिंग टू लॉन्ग ऑन द की टास्क, जो टास्क के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। और एक्सपीरियंसिंग इश्यूज़ विद द प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी, मेरा प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी सही नहीं है। नेचुरल वेदर, नेचुरल डिजास्टर, डिजीज़, कोविड आ गया। पॉलिटिकल, चेंज इन द टैक्स, पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉरेन इन्फ्लुएंस। अब जैसे देखो चेंज इन टैक्स, पॉपकॉर्न, सॉल्टी पॉपकॉर्न है 5% जीएसटी, कैरामल है तो 18% जीएसटी। पॉपकॉर्न इंडस्ट्री तो हिल गई ना यार, ये क्या हो गया, खाली कैरामल में 18% जीएसटी कर दिया, चेंज इन टैक्सेशन। बराबर, एक होता है एस्टिमेट रिस्क। आफ्टर थ्रेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, चलो मैंने ढूंढ लिया थ्रेट मेरे क्या है, इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द लाइकलीहुड ऑफ द मटेरियलाइजिंग एज वेल एज देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट। फिर ढूंढो ये तुम्हारी कितनी बुरी तरह से बैंड बजा सकता है। Okay, making the best assessment of the likelihood that the event will occur and multiplying it by how much it will cost to get things back on the track are two methods of doing it. That is, risk value is the product of the event probability and event cost. तो आप देखो कितनी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट से मुझे बचने के लिए क्या खर्चा करना पड़ेगा, क्या ये खर्चा मैं करूँगा तो मैं रिस्क को हैंडल कर सकता हूँ, अवॉइड कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक आता है रिस्क को असेसमेंट करना। तो बिजनेस डिटरमाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच रिस्क टू अचीविंग देयर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव थ्रू रिस्क असेसमेंट। Enterprise need a practical, long-lasting and simple risk assessment procedure in order to achieve this. It is important to keep the process organized and disciplined. It must be properly scaled from the size, complexity, geographical reach of the company. It's critical to identify if the risk is inherent, residual, or both when evaluating it. The risk to an entity that exists even in the absence of any management activities that might change the likelihood or severity of the risk. The risk that remains after management has addressed the problem is known as a residual risk. देखो रिस्क असेसमेंट, कुछ रिस्क ऐसे हैं
आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ की वजह से आ रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो भी रिस्क आएगा, और आप ट्रीटमेंट करोगे तो भी रिस्क आएगा। तो दोनों आपको ये देखना चाहिए कि ट्रीटमेंट करने से और नहीं करने से कितना फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कोई चीज़ को ट्रीट करता हूँ, उसके लिए एफर्ट डालता हूँ, टीम बिठाता हूँ, एक्सपर्ट गाइडेंस लेता हूँ, बट मुझे पता है ये सब करने के बाद जो रिस्क आएगा ना वो बहुत छोटा है, तो यार इतना खर्चा करके छोटे रिस्क के लिए क्यों मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर बहुत बड़ा रिस्क आ रहा है तो टीम बिठाओ, रिसर्च कराओ, एनालिसिस करो और टैकल करो रिस्क को। अगर 5 लाख रुपए का रिस्क आ रहा है तो मेरा कंपनी का ऐसा है कि भाई 5 लाख का रिस्क ना वी विल मैनेज इट। उसके लिए मैं एक्सपर्ट को बिठा बिठा के 8-10 लाख का खर्चा नहीं करूंगा। मैं 8 लाख का खर्चा करके 5 लाख का रिस्क अवॉइड कर रहा हूँ, तो दिमाग है ना मेरे में यार, वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन 8 लाख का खर्चा करके 1 करोड़ का रिस्क हटा रहा हो, वो लॉजिकल चीज़ है। ये होता है रिस्क को असेसमेंट करना। क्या करना? रिस्क का असेसमेंट करना। अब रिस्क असेसमेंट की भी प्रोसेस है। तो डेवलप असेसमेंट क्राइटेरिया, असेस असेस रिस्क इंटरैक्शंस, प्रायोरिटाइज रिस्क, रिस्पॉन्स टू रिस्क, एंड इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट। तो देखो सारे के सारे पहले क्या है देखेंगे। डेवलप असेसमेंट क्राइटेरिया, पहले तो क्या असेसमेंट क्राइटेरिया तुम डेवलप कर रहे हो। जैसे हर एक कंपनी के स्टैंडर्ड्स अलग है, सबके बिजनेस मेथड्स अलग है, सबकी इंडस्ट्री अलग है, सबकी साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो सबसे पहले आप अपने असेसमेंट क्राइटेरिया डिसाइड करो। मेरे को क्वालिटी पे जाना है, मेरे को क्वांटिटी पे जाना है, मेरे को क्या करना है, क्राइटेरिया अपना डेवलप करना पड़ेगा। चलो सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता हमारा assess risk, that is using a established criteria, values are assigned to each risk and opportunity as a part of the risk assessment process. Prior to treating the most significant risk and the opportunities that lend themselves to the quantification, the risk and opportunities are first initially screened using qualitative methodologies. देखो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी टास्क लेने से पहले ना हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि भाई इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। क्या आप ये चीज़ कैपेबल हो परफॉर्म करने के लिए, क्या आपसे ये चीज़ हो पाएगा क्या, ठीक है। और वो भी आप जो एनालिसिस करते हो, असेसमेंट करते हो, वो एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी से करना चाहिए। ईच डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी इज इवेल्युएटेड यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव स्केल एस्टैब्लिश इन द preceding section as a part of the qualitative assessment. Using information from the various sources, quantitative analysis involves numerical numbers for both impact and likelihood. ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा, assess risk interaction। जो जैसे देखो, risk don't exist by themselves. Business now understand how the crucial it is to manage the risk interaction. Even risks that seems modest on their own have the capacity to provide big opportunities or great harm when they interact with other circumstances and events. कभी कभी देखो ऐसा होता है कि आप कोई रिस्क को बहुत छोटा मान रहे थे, लेकिन जब आया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि वो छोटा रिस्क बहुत बड़ा बन गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो रिस्क को रिस्क कंसिडर कर रहे थे, लेकिन हो सकता है आपके फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स ऐसे थे कि जिसकी वजह से वो आपको एक अपॉर्चुनिटी लग गया। तो वो कुछ भी हो सकता है, बराबर। बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आर इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स अ होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द रिस्क, यूटिलाइजिंग टूल्स लाइक रिस्क इंटरैक्शन मैट्रिसेस, बो टाई डायग्राम्स एंड एग्रीगेटेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए बोलते हैं ना, प्रॉज एंड कॉन्स वाला एनालिसिस करके रखो। ये प्रॉज है, ये कॉन्स है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हर चीज़ को आप प्रॉपर एनालिसिस करके रखो, तो आपको समझेगा कि ये रिस्क से नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, या मुझे फ़ायदा होने वाला है, या मेरा बेनिफिट होने वाला है, या क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट आता है प्रायोरिटाइज रिस्क। ठीक है, रिस्क को प्रायोरिटाइज करो। द नेक्स्ट स्टेज, प्रायोरिटाइजिंग फॉर द रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स कैन बी अकम्प्लिश बाई व्यूइंग the risk as a whole portfolio once they have been assessed and their interconnections have been documented. By comparing the degree of the risk to predetermined target risk level and tolerance limits, risk prioritization establishes the priorities for the risk management. The prioritizing aids in giving senior management and the board's focus when they're addressing and paying attention to key risk. अभी जैसे समझो आपने ना 5 रिस्क ढूंढे, अब 5 रिस्क में फिर आपको रिस्क प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा रिस्क मॉनिटरी वाइज मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, तो उसको फर्स्ट रैंक दो। उससे कम नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाला सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके जाओ, बराबर। आपको रिस्क को प्रायोरिटी करना आना चाहिए। आपको
समझो रिस्क तो आपने ढूंढ लिया, बट आपको वो रिस्क नहीं समझ रहा है कि ये कितना नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ये आपको समझ नहीं रहा है। सोचो आपने उस रिस्क को ज़्यादा ध्यान दिया, उस रिस्क के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जो बहुत नॉमिनल लॉस करवाएगा आपको, तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि आपने उस रिस्क को इग्नोर कर दिया जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए हार्मफुल था। इट डजेंट मेक एनी सेंस। ओके, तो रिस्क को प्रायोरिटाइज करने को आना चाहिए। फिर एक होता है फिफ्थ पॉइंट विच जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स टू रिस्क। द आउटकम ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आर देन यूज्ड एज द मेन इनपुट फॉर द रिस्क रिस्पॉन्सेज व्हेन एक्सेप्ट, मिनिमाइज, शेयर और अवॉइड। अब रिस्क के साथ क्या ट्रीटमेंट करोगे, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। आ रहे हैं तो आने दो, टॉलरेट कर लो क्योंकि ये रिस्क बहुत छोटा है, या तो आप उसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स लो क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है। आपको लगता है ये प्रोजेक्ट से मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क होएगा तो रिस्क अवॉइड करो, प्रोजेक्ट ही हाथ में मत लो। ये तुम्हारा रिस्पॉन्स है रिस्क को लेके। तो डिसाइड करो भाई तुमको क्या करना है, तुमको रिस्क को एक्सेप्ट करना है, मिनिमाइज करना है, शेयर करना है, अवॉइड करना है, क्या करना है तुमको। ठीक है। और लास्ट होता है इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल रिस्क असेसमेंट। जो भी चीज़ें तुमने की, रिकॉर्ड मेंटेन करो। रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद उसका असेसमेंट करो कि भाई ये जो टेक्निक हमने लगाया और जितना रिस्क आया और जितना रिस्क हमने मिनिमाइज़ किया, तो क्या ये टेक्निक सही था, कि क्या ये टेक्निक आगे भी फ्यूचर में यूज़ करना चाहिए। तुमने देखा कि यार ये रिस्क है ना जो आया था, इसमें हमने ये टेक्निक लगाई थी और ये बहुत इफेक्टिव थी यार, बहुत सही था। मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम भी तुम यही करो। लेकिन अगर तुमने देखा ना कि इसमें कुछ अच्छा था नहीं और इनफैक्ट बैंड ही बज गई तुम्हारी वापस, तो फिर तुमको पता चलना चाहिए कि ये मेथड या ये टेक्निक में नेक्स्ट टाइम यूज़ नहीं करूँगा। बराबर, ये पता होना चाहिए। नाउ रिस्क हैंडलिंग कैसे किया जाता है, तो रिस्क हैंडलिंग के टोटल कुछ तरीके हैं। यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे 4 पॉइंट अभी फिलहाल दिख रहे हैं, जिसमें आता है रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन, रिस्क रिडक्शन एंड रिस्क ट्रांसफर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिस्क अवॉइडेंस। देखो रिस्क अवॉइडेंस में क्या करना है। रिस्क अवॉइडेंस मीन्स टू अवॉइड टेकिंग और चूजिंग लेस रिस्की बिजनेस प्रोजेक्ट। मतलब तुमको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है, मत हाथ में लो। तुमको ऐसा लगता है ना इसमें छोटा रिस्क है तो हाथ में ले लो। तुमको तुम्हारी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि भाई मैं ये रिस्क बेयर करने की लायक पोजीशन में हूँ, मेरी लायकात है, क्या मैं इतना रिस्क उठा सकता हूँ। अकॉर्डिंगली तुम रिस्क उठाओ। बराबर, अदरवाइज रिस्क को क्या करो, अवॉइड करो। देखो वहाँ पे लिखा है वन में अवॉइड इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट ड्यू टू द प्राइस वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक प्राइजेस एंड मे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट। तो तुमको लगता है यार ये रिस्क मैं नहीं झेल पाऊंगा, अवॉइड इट एंड फाइंड सम अदर ऑप्शंस। एक होता है रिस्क रिटेंशन। अब रिस्क रिटेंशन देखो क्या होता है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं तो जिसमें तुमको ऐसा लगता है ये रिस्क इतना तो मैं बेयर कर लूंगा यार, इतना तो कैपेसिटी है, इतना तो रिस्क मेरे बिजनेस को हिला नहीं सकता है। रिस्क रिटेंशन। सो देखो, बिकॉज इंश्योरेंस कैन नॉट बी एक्वायर्ड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ रिस्क और बिकॉज इट मे बी टू एक्सपेंसिव टू कवर द रिस्क, द कंपनी हैंडल द इनएविटेबल रिस्क इंटरनली इंस्टेड विच इज़ फार मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अगर तुमको ऐसा लगता है ना ये रिस्क को मैं रिटेन कर लूंगा तो 1 लाख का लॉस होएगा, लेकिन इसका इंश्योरेंस कराने जाऊंगा तो 3 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। तो यार 3 लाख का खर्चा करने से बेटर है 1 लाख का लॉस या नुकसान में झेल लूंगा। इतना तो ताकत है कि भाई 1 लाख का नुकसान तो मैं सह सकता हूँ, तो सह लो। इसको बोलते हैं रिस्क रिटेंशन करना। ओके। रिटेन्ड डेंजरस टिपिकली अकर more frequently but are less serious since a deductible is a small risk that can reduce insurance premium for greater risk. It is typical example of the risk retention to save money. लास्ट मोमेंट पे इंश्योरेंस निकालने जाओगे तो महंगा पड़ेगा, तो बेटर है आप थोड़ा थोड़ा करके पहले से इंश्योरेंस निकाल के रखो, थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरते जाओ, तो आपको वो रिस्क भी नहीं आएगा और आपको एक साथ फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं लगेगा वाइल पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। अब यहाँ पे 2 टाइप के रिस्क है, एक होता है एक्टिव रिस्क रिटेंशन, एक होता है पैसिव रिस्क रिटेंशन। एक्टिव रिस्क रिटेंशन का मतलब होता है ये रिस्क तुमको पता था कि ये आएगा, बट तुम्हारा ऐसा इंटेंशन था कि ठीक है यार इतना तो मैं मैनेज कर ही लूंगा, इतने में मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। एक्टिव रिस्क रिटेंशन, यू आर अवेयर। एक होता है पैसिव रिस्क रिटेंशन। पैसिव रिस्क रिटेंशन का मतलब होता है ये रिस्क तुम्हारे केयरलेसनेस बिहेवियर की वजह से आ गया, जिसको अब तुम अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब तुमने ऐसा सोचा था अरे ये रिस्क क्या ही कर लेगा मेरा, कुछ नहीं होता यार, ऐसे बहुत लोगों को देखा, बहुत रिस्क ऐसे आए गए और ये रिस्क आया ना फिर तुमसे कुछ देखा नहीं गया। दिस इज पैसिव रिस्क रिटेंशन। तो एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक होता है रिस्क रिडक्शन करना। रिस्क रिडक्शन में देखो क्या है,
Physical risk reduction, also known as loss prevention, is a frequently the most effective way to handle any risk situation, and in the most cases it is possible to take precautions to lower the likelihood of loss. The planning stage of any project is the optimal time to consider risk reduction methods, because new projects when a significant improvement may be made with a little or no additional expenses. देखो क्या लिखा है, फिजिकल रिस्क रिडक्शन जिसमें लॉस प्रिवेंशन, मैं पॉलिसीज बनाऊंगा, प्लान्स बनाऊंगा कि देखो कोई लॉस, कोई रिस्क आ रहा है, ये रिस्क को मैंने ध्यान नहीं दिया तो मुझे 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं बैठा रहूँगा यार ठीक है ना 5 लाख का नुकसान ना होने दे चलेगा, आई विल मैनेज, मैं ऐसा नहीं बैठूंगा। मैं क्या करूँगा, ये 5 लाख के नुकसान को मैं 3 लाख कैसे करूँ, 5 लाख के नुकसान को 2 लाख का नुकसान कैसे रिड्यूस करूँ, मैं उस पर दिमाग लगाऊंगा। उसी तरीके को, उसी टेक्निक को बोला जाता है रिस्क रिडक्शन। तुमको पता है कि कोई रिस्क तुमको 5 लाख का फटका लगाएगा, तो तुम उस 5 लाख का 4 लाख भी कर दिया ना तो भी खुश हो जाओगे, यार 1 लाख बचाया। और सोचो अगर मैं 5 लाख का फटका जो मैं सोच के चल रहा था कि इतना तो लगेगा, बट बाद में मेरा रिस्क सिर्फ 1 लाख रुपए का था, तो सोचो मेरे 4 लाख तो बचा है ना मेरा। अगर नहीं करता तो 5 लाख नुकसान हो जाता, बट अगर पॉलिसी लगाया, कुछ टेक्निक लगाया तो 1 लाख का ही नुकसान हुआ, तो मेरे लिए वो बेटर चीज़ है। इसी को बोलते हैं रिस्क रिडक्शन करना। और एक लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर रिस्क। ट्रांसफर रिस्क का मतलब क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ सर्टन पॉसिबल लॉसेस आर बीइंग लीगली असाइंड टू अनदर पार्टी as it deals with the risk that may be transferred to a company that specializes in absorbing them for a fee. Risk insurance is to occupy a significant position. जैसे समझो मेरी 2 टीम है, एक मुंबई में बैठती है, एक दिल्ली में बैठती है। अब जो दिल्ली की टीम है ना, मुझे ऐसा लगता है दे आर मोर कैपेबल इनफ, तो समझो कोई रिस्की प्रोजेक्ट आया ना तो मैं क्या करूँगा, मैं मुंबई की टीम को नहीं दूंगा, मैं दिल्ली वाली की टीम को दे दूंगा। और दिल्ली वाली टीम को मैंने क्यों दिया, द इंटेंशन इज ये लोग जो कर रहे हैं ना, इन लोग की जो कैपेबिलिटी है, इन लोग के पास जो स्किल है वो बहुत अच्छी है, ये लोग मेरा रिस्क कम करके देंगे। और मुंबई वालों में ताकत नहीं है ये प्रोजेक्ट हैंडल करने का, तो मैंने वो प्रोजेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया किसी और को, अपने ही डिपार्टमेंट में, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई यूनिट को मैंने हैंड ओवर कर दिया। इसी चीज़ को बोला जाता है ट्रांसफ़र रिस्क। इसमें आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो कि आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते हो, तो तुम्हारा रिस्क जो गाड़ी ठुकने पे नुकसान होएगा वो तुमने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया कि भाई तू देख ले, बराबर। तो ये भी आ सकता है। तो देर आर 3 मेन वेज टू ट्रांसफर द लॉसेस, बाय टॉर्ट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अदर देन इंश्योरेंस एंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तीनों आएगा। अब यहाँ पे बाय टॉर्ट कैसा आएगा, मुझे गाड़ी चलाना बराबर नहीं आता है, मुझे रिस्क लगता है, तो मैंने ड्राइवर रख दिया, तो मैंने मेरा रिस्क क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया कि अब प्राइम रिस्पॉन्सिबल वो है, भले बीइंग ओनर में रिस्पॉन्सिबल फिर भी रहूँगा, बस उसकी जितनी तो लाइबिलिटी मेरे पे नहीं आएगी ना। दैट इज़ ट्रांसफ़र लॉसेस बाय टॉर्ट, समझा। तो ये क्या तरीका हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र रिस्क। चलो नेक्स्ट आगे के टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिस्क मिटिगेशन। अब देखो रिस्क मिटिगेशन में 4 टॉपिक है, जैसे कि रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन, रिस्क रिडक्शन, रिस्क ट्रांसफ़र, और 3 टॉपिक है, दैट इज़ कंबाइंड रिस्क, शेयरिंग रिस्क, हेजिंग रिस्क। अब ये जो है ना, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क ट्रांसफ़र क्या होता है, रिस्क रिटेंशन क्या होता है। तो हमारे लिए सिर्फ ये 3 नए टॉपिक बचते हैं, कंबाइंड रिस्क, शेयरिंग रिस्क एंड हेजिंग रिस्क, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड रिस्क। तो देखो, व्हेन अ कंपनी इज एक्सपोज टू 2 or 3 डेंजर्स, they work together to lower the overall risk. This tactic works best when they're dealing with the financial risk. To lower the risk, the various financial instruments such as the shares and debentures are combined into one portfolio. देखो, अगर आप मल्टीपल रिस्क को हैंडल कर रहे हो ना एक साथ, 2 और मोर रिस्क को आप एक साथ हैंडल कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड रिस्क, बराबर। और कंबाइंड रिस्क मतलब हर एक नॉर्मल बिजनेस भी आजकल भाई मैनेज कर ही लेता है, बिकॉज कैसा होता है ना कि आज कुछ भी बिजनेस करो यार, मल्टीपल रिस्क तो तुमको आना ही आना है, तो उसमें तो कोई चॉइस नहीं होता है। एक होता है शेयरिंग रिस्क। अभी जैसे समझो मैंने कोई कार खरीदा, अभी मुझे पता है कि मेरी थोड़ी ड्राइविंग खराब है, तो मैं गाड़ी कहीं पे कभी ना कभी तो ठोक ही दूंगा, तो अगर वो मैंने गाड़ी ठोक दिया तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा मेरे को बहुत भारी पड़ जाएगा। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि भाई वैसे भी कंपलसरी है, चलो मैं गाड़ी का इंश्योरेंस निकाल लेता हूँ। गाड़ी का मैंने इंश्योरेंस निकाला। अब अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हु इज़ गोइंग टू कवर माई लॉस, तो आप बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी, येस। सो माई रिस्क विल बी शेयर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो इसी चीज़ को बोला जाता है शेयरिंग रिस्क। क्या बोलते हैं उसको, शेयरिंग रिस्क।
और एक होता है हेजिंग रिस्क। अब हेजिंग रिस्क मतलब देखो क्या होता है। सो एक्सपोजर ऑफ द फंड्स टू फ्लक्चुएशन इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, प्राइजेस एटसेट्रा ब्रिंग अबाउट द फाइनेंशियल रिस्क रिजल्टिंग इन द लॉसेस और गेन। द डाउनसाइड रिस्क इज ऑफन टेकन केयर। अभी जैसे समझो आप कभी देख रहे हो कि भाई कोई चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, जैसे समझो मैं ऐसा देखता हूँ कि शेयर मार्केट है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि यार शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर मैं उसकी इनकम के भरोसे बैठा रहूँ तो पता नहीं यार मेरे को पैसा कब मिलेगा, और गारंटी नहीं है, कभी मार्केट क्रैश हो गया तो पैसा आएगा भी नहीं। तो मैंने क्या किया, वो रिस्क है बट वो रिस्क को मैंने ऐसे मैनेज किया कि भाई मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट है ना सेफ जगह पे करता हूँ कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो इधर से सेफ में इतना पैसा भले वो कमाए बट कुछ तो गारंटी रिटर्न मिलेगा। तो मैंने रिस्क को क्या किया, मैंने रिस्क को बैलेंस किया, एक रिस्क लिया और एक को थोड़ा कम रिस्क लिया और वहाँ पे सेफ इन्वेस्टमेंट कर दिया। बस इसी चीज़ को बोला जाता है हेजिंग रिस्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लो क्या है ये। सो फ्रॉड इज अ डेलिबरेट एक्शन टू डिसीव अनदर पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ गेनिंग समथिंग। तो फ्रॉड मतलब क्या, जैसे मैंने तुमको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से मैंने तुमसे कुछ एडवांटेज ले लिया, मॉनेटरी टर्म्स में कुछ बेनिफिट ले लिया, मैंने बेनिफिट मैंने कुछ गेन के नाम पे लिया है, पैसे के नाम पे लिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉड। अब क्या होता है आगे देखो। फ्रॉड कैन लूजली बी डिफाइंड एज एनी बिहेवियर बाय विच वन पर्सन इंटेंड टू गेन अ डिसऑनेस्ट एडवांटेज ओवर अनदर। मैंने तुमको क्या किया, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, तुमने मेरी बात पे भरोसा किया और वो भरोसे के बेस पे मैंने तुमसे कोई ट्रांजेक्शन किया और मैंने उसमें पैसा कमाया गलत तरीके से। बस इसी चीज़ को बोला जाता है कि फ्रॉड किया है। ओके, इन अदर वर्ड्स फ्रॉड इज एन एक्ट और ओमिशन विच इज इंटेंडेड टू कॉज wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। मुझे तो गेन हुआ और तुमको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इसको wrongful लॉस क्यों बोलते हैं, बिकॉज तुमको अगर मैं सच बता देता ना तो तुम ये करते ही नहीं, तुम बोलोगे पागल है क्या, कितना बड़ा लॉस है ये, तो ये मैं थोड़ी करेगा। बट मैंने तुमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके किया और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके दिया, तुमको येड़ा बनाया, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने क्या किया, तुम्हारे साथ रॉन्गफुल लॉस किया है। ओके, a structured approach to lowering the fraud in institution is called the fraud risk management. For scams to be discovered at an early stage, a business should have a fraud risk management procedure। ठीक है, अब देखो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनी होती है यार, करोड़ रुपीस में डील होते हैं, तो भाई वहाँ पे भी फ्रॉड रिस्क तो होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। मतलब फ्रॉड होने का रिस्क तो हर एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। तो आप कैसे फ्रॉड रिस्क को मैनेज करोगे, उस चीज़ का मैनेजमेंट जो होता है दैट इज़ नोन एज अ फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अब फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए ना ये 5 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पहला, आइडेंटिफाइंग रिस्क। दूसरा, असेसिंग रिस्क। तीसरा, रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क। फोर्थ, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग रिस्क। एंड लास्ट इज रिपोर्टिंग रिस्क। ठीक है, अब एक के बाद एक सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग रिस्क। देखो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एरिया यहाँ ऐसा है मेरे बिजनेस के अंदर जहाँ पे फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको एरिया आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे आपको लगता है कि फाइनेंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है फ्रॉड होना, तो पहले फाइनेंस के ऊपर ध्यान दो। आपको लगता है कि मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, सैंपल के नाम पे कस्टमर को प्रोडक्ट ही नहीं दिया, सैंपल बोल के तुमसे कंपनी, समझो मैं सेल्स पर्सन हूँ, मैं कंपनी को ऐसा बोला 100 प्रोडक्ट दो, सैंपल के नाम पे कस्टमर को बेचना है, मैंने कोई कस्टमर को नहीं दिया और मैं घर पे लेके गया, फ्रॉड ही किया ना मैंने ये। तो पहले आप ढूंढो कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा या हाई लेवल ऑफ रिस्क होने की पॉसिबिलिटी है। आइडेंटिफाइंग रिस्क। रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसको असेसिंग करना है। असेसिंग में क्या करना है, बेस्ड ऑन द सेवरल एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन शुड recognize the problem and develop appropriate solution in order to resolve them. Although this is a good and legitimate technique to handle the problems, business need to go above and above. They should start by attempting identifying the cause of the hazards. The root cause of the risk should be addressed and they should also consider how those risks might impact the company. देखो रिस्क को स्टडी भी करना पड़ेगा। स्टडी करने के लिए मुझे क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि ये रिस्क से मेरी कितनी बैंड बच जाएगी, कंपनी के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो ढूंढो। फिर कहाँ से रिस्क आ सकता है वो ढूंढो। ये रिस्क को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ वो ढूंढो। ठीक है, ये सब चीज़ों को समझना आना चाहिए, तब उसको मैं बोलूँगा असेसिंग रिस्क।
अब एक आता है रिस्पॉन्डिंग रिस्क। तुमने चलो ढूंढ लिया कि भाई 4 रिस्क है, 4 रिस्क तुमको मिल गए। अब क्वेश्चन ये आता है वो रिस्पॉन्ड कैसे करोगे रिस्क को लेके, है ना। तो रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क कैसे होगा? सो आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग द रिस्क, कंपनी शुड टेक द बेस्ट एक्शन दे कैन। दे मस्ट डेवलप risk mitigation plans and choose who will be in charge of carrying them out. Additionally, they should take appropriate steps to stop the risk from happening again. देखो, हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिस्क तो ढूंढ लिया, रिस्क ढूंढने के बाद तुमको क्या करना है? रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क। चलो ये रिस्क है, ये रिस्क को मैं ऐसे टैकल करूंगा, उसके लिए मैं ये प्लान बनाऊंगा, उसके लिए मैं ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ये सब चीज़ करने को आना चाहिए, ठीक है। Additionally, business should consider what to do in the event that same risk reoccur in the future. ठीक है, तो कभी ऐसा भी होता है कि भाई आज ये रिस्क आ गया, मैंने हैंडल कर लिया, तो ये नोट डाउन भी करके रखो, ऐसे रिस्क आते हैं तो उसका ऐसा ट्रीटमेंट करता हूँ तो बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आता है और रिस्क का इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो तुमको पता है ना कि यू आर डूइंग और यू आर रिस्पॉन्डिंग इन अ राइट वे। ओके, ये भी पता होना चाहिए। तो वो तुमको वापस करना पड़ेगा अगर सेम रिस्क फिर से आया तो। नेक्स्ट होता है मॉनिटरिंग रिस्क। सो द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फ्रॉड रिस्क इज ऑनगोइंग। रिस्क असेसमेंट इज देयरफॉर नेवर कैरिड आउट। To be able to adjust simply and swiftly to changing situation and environments, business need to continuously monitor and analyze their fraud risk management. business को क्या करना है? continuously monitor करते रहना है। तुमने एक बार रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी अच्छी बना दी, तुमने इम्प्लीमेंट कर दी, अब तुम ऐसा शांति से बैठ जाओगे, अरे अभी कुछ रिस्क नहीं होएगा, अभी कुछ नहीं होने वाला है, रिस्क तो आएगा ही नहीं, मेरे बिजनेस में रिस्क इम्पॉसिबल है, ऐसा तुम बैठ नहीं सकते। तुमको हर एक दिन, हर एक मोमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कहीं से कोई रिस्क अकर तो नहीं हो रहा है ना, कोई रिस्क डेवलप तो नहीं हो रहा है ना, वो सब चीज़ों को ध्यान देना है। एडिशनली न्यू डेंजर्स कुड मटीरियलाइज एट एनी टाइम, सो बिजनेस शुड बी रेडी फॉर देम एज सुन एज पॉसिबल। कभी तुमने ऐसा सोचा था कि ये रिस्क तो कभी नहीं आएगा, लेकिन सडनली समझो वो भी कभी आ गया, तो तुमको उसके लिए भी रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क कभी भी आएगा, वो बोल के नहीं आएगा। And next is the reporting risk. So companies can reduce the risk of losing important information and receiving questionable findings by adopting an effective fraud risk management strategy. When reporting concern, one should act objectively, take concrete steps, and offer advice on how to reduce the likelihood of fraud. ठीक है, तो रिस्क का रिपोर्टिंग भी करना उतना ही ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को आपने समझा कि भाई कैसे रिस्क का फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, जिसके अंदर ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया। चलो, अब नेक्स्ट आता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है रिस्क मैनेजमेंट को देखने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि कभी कभी होगा, अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना वो लोग देख लेंगे, हम क्यों देखें? अरे ऐसा अगर हर कोई एक दूसरे पर डालता रहेगा तो फिर कैसे चलेगा, बराबर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट किसकी किसकी है? तो पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, दूसरा है चीफ रिस्क ऑफिसर का है, तीसरा कंपनी सेक्रेटरी का है, और चौथा वेरियस कमिटीज़ बनाई जाती है। जैसे ऑडिट कमिटी है तो वो ऑडिट रिलेटेड रिस्क देखेगा, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनेशन कमिटी है तो वो एनआरसी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। तो मेनली अगर कोई आपको पूछेगा कि रिस्क मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो 4 लोगों की है। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, सेकंड चीफ रिस्क ऑफिसर की है, तीसरा कंपनी सेक्रेटरी दैट इज सीएस की है, और चौथा वेरियस कमिटीज़ जो बनाई जाती है कंपनी के अंदर, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्क मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए भी कंपनीज एक्ट एंड सेबी के अंदर प्रोविजंस है कि भाई कैसे किया जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो, सेक्शन 134(3)(n ऑफ द कंपनीज एक्ट provides that a statement indicating development and implementation of the risk management policy. सेक्शन 134 बोलता है कि हर कंपनी के पास अपनी एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, और वो पॉलिसी डिज़ाइन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सपर्ट उनके ओपिनियन से बनाया जाएगा, सो दैट पता चले कि कंपनी जो फील्ड में है उस फील्ड को लेके उसके पास क्या क्या रिस्क है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो हर एक बिजनेस एक अलग रिस्क हैंडल कर रहा है। आईटी सेक्टर वो रिस्क हैंडल कर रहा है जो शायद ऑटोमोबाइल नहीं कर रहा है, लेकिन ऑटोमोबाइल वो रिस्क हैंडल कर रहा है जो शायद फूड बिजनेस नहीं कर रहा है ना। तो हर एक के अपने अपने रिस्क है। सेबी एलओडीआर का रेगुलेशन जो 2015 है वो क्या बोलता है? कंपनी शैल lay down the procedure to inform board members about the risk assessment and minimization procedure
and the board shall be responsible for framing, implementing and monitoring the risk management plan फॉर द कंपनी. कि भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई रिस्क मैनेजमेंट को लेके जो पॉलिसी होगा फ्रेम करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उस चीज़ को मॉनिटर करना, ये सब कुछ कौन करेगा, ये सब कुछ बोर्ड करेगा. अंडर सेबी एलओडीआर के रेगुलेशन में ये लिखा है. तीसरा, the risk management plan must include all the elements of the risk, the traditional elements of the potential likelihood and potential consequences of an event must be combined with other factors like timing of the risk, correlation of the possibility of an event occurring with the others and the confidence in risk estimate. देखो रिस्क मैनेजमेंट में ना ये सब चीज़ें भी ढूंढने को मतलब आना चाहिए भाई, और ये सब भी करना पड़ेगा. जैसे कि रिस्क का टेंटेटिव टाइम क्या होगा, कब ये रिस्क आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी इवेंट्स और हो सकते हैं, बराबर, ये सब चीज़ें भी तुमको करनी पड़ेगी. देन risk management policies should reflect the company's risk profile and should clearly describe all the elements of the risk management, an internal control system, an internal audit function. हर कंपनी को अपनी पॉलिसी में लिखना है कि हमारी फील्ड में, हम जो फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, हम जो इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे टाइप के रिस्क आते हैं और ये रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमने ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई है. ये हमारा इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी है जिसकी वजह से हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है. और वेरियस कमिटीज़ जैसे होती है, जो भी अप्रोप्रिएट बोर्ड कमिटीज़ होगी, वो सब चीज़ों को वो सारी कमिटी को ये भी बोलना पड़ेगा कि भाई ये एक एक कमिटी है और हर एक को एक एक रिस्क मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. कंपनी शुड हैव आइडेंटिफाइड चीफ रिस्क ऑफिसर manned by an individual with a vision and diplomatic skills to forge a new approach. He may be supported by the risk group to oversees the essential assessment work and to continue the work till it is completed. Regulation 21 of the SEBI LODR Regulation 2015 requires that every listed company should have a risk management committee. बराबर. तो SEBI का जो Regulation 21 क्या बोलता है कि भाई हर एक क्या लिखा है, रिक्वायर्स दैट एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव अ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी. हर लिस्टेड कंपनी के पास रिस्क मैनेजमेंट कमिटी होनी चाहिए. तो इस तरीके से रिस्क का मैनेजमेंट किया जाएगा और हर एक पर्सन जिनका जिनका नाम लिखा है वो सब रिस्पॉन्सिबल है रिस्क को मैनेज करने के लिए. अब स्पेशली मैं बात करूँ तो रोल ऑफ CS बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट. So the CS are governance professionals whose role is to enforce a compliance framework to safeguard the integrity of the organization and to promote the high standards of ethical behavior. He has a significant role in assisting the board of the organization to achieve its vision and strategy. देखो तुम CS हो, तुम्हारा काम है कि भाई तुम गवर्नेंस प्रोफेशनल हो, लॉ फॉलो कराना, सारी कंपनी अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रहा है, MOA AOA के हिसाब से काम कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, ये सब देखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नेंस प्रोफेशनल एनकम्पासेस द लीगल एंड रेगुलेटरी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एंड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन बाय द एम्प्लॉयर. तुम्हारा काम है तुम रेगुलेटरी और लीगल वाला रिस्क मैनेज करोगे. तो तुम्हारे होने की वजह से एम्प्लॉयर ऐसा सोचता है कि लीगल रिस्क नहीं आएगा और रेगुलेटरी रिस्क नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास कौन है, हमारे पास CS है. ओके. सो क्या क्या करता है CS, तो चैम्पियनिंग द कंप्लायंस फ्रेमवर्क टू सेफगार्ड द ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी, प्रमोटिंग एंड एक्टिंग एज अ साउंडिंग बोर्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ एथिकल एंड कॉर्पोरेट बिहेवियर. ठीक है. एथिकल डिसीजंस लेने हैं, इसके लिए CS फोर्स करेगा. बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द बोर्ड और गवर्निंग बॉडी, मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स. हर एक स्टेक होल्डर के बारे में भी सोचेगा और बैलेंस बना के रखेगा बोर्ड और स्टेक होल्डर के बीच में. ये CS का काम है. अब एक नया रिस्क जिसको हम बोलते हैं रेप्यूटेशन रिस्क. अब ये क्या है, देखो आज कोई भी कंपनी, जो आप इतने सारे अच्छी अच्छी ब्रांड सुनते हो ना, हर एक को अपनी रेप्यूटेशन है ना बहुत प्यारी है भाई. रेप्यूटेशन खत्म तो बिजनेस खत्म. तो ये लोग क्या करते हैं, रेपुटेशन बचाते हैं और रेपुटेशन बचाने के लिए हर वो चीज़ करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है अगर ये खत्म हो गया ना यार, मार्केट से ऐसा चुपचाप निकलना पड़ेगा हमको. रेपुटेशन रिस्क. सो रेपुटेशन रिस्क एज द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द नेगेटिव परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर. अब तुम्हारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, कौन बोल रहा है, या तो कस्टमर बोल रहा है, या तो कोई पार्टीज बोल रही है, या तो शेयर होल्डर बोल रहा है, या तो इन्वेस्टर बोल रहा है, डेट होल्डर बोल रहा है, मार्केट एनालिस्ट बोलते हैं. ठीक है. or other relevant parties or the regulators that can adversely affect a bank's ability to maintain existing or establish new business relationship
and continue access to sources of funding. Loss of reputation has a long lasting damages like, अभी समझो अगर रेपुटेशन खत्म होता है ना तो क्या ही हो जाएगा, देखो क्या ही हो जाएगा. इट डिस्ट्रॉयज द ब्रांड वैल्यू, steep downtrend in share value, ruin of market relationship, strategic relationship, and regulatory relationship is damaged which leads to stringent norms. जो थर्ड पॉइंट है ना, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, समझो तुमने कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया तो तुम्हारे जितने भी टाइप्स है, स्ट्रेटेजिक टाइप्स जो हमने करके रखे हैं, उनका भी ट्रस्ट चला जाएगा कोई कंपनी के साथ. जैसे टाटा और जेगुआर है, अब टाटा ने समझो कुछ रॉन्गफुल एक्ट कर दिया तो जेगुआर का कहीं ना कहीं ट्रस्ट खत्म हो जाएगा. वो बैक स्टेप ले लेगा कि भाई नहीं करना है तुम्हारे साथ कुछ जेवी वेवी, भाई हमको नहीं चलाना है, जॉइंट वेंचर एंड ऑल खत्म करते हैं. रेगुलेटरी रिलेशनशिप, तुम्हारी कंपनी के ऊपर रेगुलेटर्स लाइक MCA, ROC, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, सबको ट्रस्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स कि भाई ये कभी कुछ रॉन्गफुल एक्ट नहीं करेंगे. बोले लेकिन एक बार वो रॉन्गफुल एक्ट करते हुए तुम पकड़े गए ना, तो उन लोग के भी दिमाग में बैठ गया कि इतना बड़ा नाम, हम सोचते थे ये कुछ रॉन्गफुल एक्ट नहीं करेगा, ये भी कांड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी नज़र में भी तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो रही है. चलो अब ये एक नया कंसेप्ट है विच इज़ नोन एज अ क्राइसिस मैनेजमेंट.